हेलो बच्चों, सतगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विलियन चैप्टर खत्म कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग विलियन चैप्टर को पढ़े होंगे और समझ में भी आया होगा। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर कक्षा 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था क्या होता है समझते हैं। कक्षा 11 चैप्टर 5 में पदार्थ की अवस्था पढ़े होंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, उन सभी वस्तुओं को द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाते हैं। और पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव अवस्था कहलाते हैं। द्रव अवस्था के अणु जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और गैस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वह गैस अवस्था कहलाता है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में बातें करते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस अवस्था के कुछ एग्जाम्पल जैसे नमक है, NaCl, कागज है, रबर है, टायर है, डस्टर, कलम इत्यादि, हमारा ये मार्कर, हम और आप स्वतः, ये सभी क्या है? ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था के अणुओं के कुछ गुण हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। ठोस अवस्था के अणुओं का द्रव्यमान, आकार और आयतन ये तीनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो फिक्स स्थान पर होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ज्यादा, यानी कि अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि ठोस अवस्था में जो स्केपिंग टेंडेंसी होती है और जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, ठोस के अणुओं के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन अर्थात अणुओं का आपस में लगाव, स्केपिंग टेंडेंसी, दूर जाने की प्रवृत्ति से ज्यादा होता है। तो जिस पदार्थ में उनके अणुओं के बीच में आपस में लगाव होगा अर्थात अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो अपेक्षाकृत स्केपिंग टेंडेंसी यानी कि दूर जाने की प्रवृत्ति से, तो उस अवस्था को ही ठोस अवस्था कहते हैं। तो यानी कि ठोस के जो अणु हैं उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसे हम लोग अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, यह बहुत कम होता है। जिन अणुओं में अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा उनमें अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होगी। अगला है, इनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं, अर्थात इनके कण यहाँ होंगे, अगला कण यहाँ होगा, अगला कण यहाँ होगा, ये होगा, ये सभी जो स्थिति होगी ये फिक्स होगी। ये नहीं कि ये कण यहाँ चला जाए या ये कण उठ करके यहाँ चला जाए। तो इनके कणों की जो स्थितियां होती हैं वो निश्चित होती है। नेक्स्ट है कि ये असंपीडित और कठोर होते हैं। ये हमारे पास है, अगर हम इसको दबाएं तो ये दबेगा नहीं, अर्थात ये क्या है? कठोर है। असंपीडित का मतलब होता है कि यदि किसी बाह्य बल के द्वारा इसके अणु को अगर हम विस्थापित कर दिए तो पुनः वो अणु अपने प्रारंभिक स्थान पर नहीं आ पाएगा। जिन अणुओं में, जिन पदार्थों में ये गुण होता है उसे असंपीड्य कहते हैं। जैसे हमारे पास गैसें होती हैं वो पूर्णतः संपीड्य होती हैं। यदि हम गैसों के अणुओं को बल लगा करके उनको विस्थापित कर दें तो जैसे ही बाह्य बल हटाया जाएगा पुनः वो सभी गैसें अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट आएंगी। इस गुण को संपीड्यता कहा जाता है। तो गैस के जो ठोस के जो अणु होते हैं वो पूर्णतः असंपीड्य होते हैं। ये जो ठोस हैं उनको उनके कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। चलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ते हैं। उनका अंतर पहले गुण के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर पढ़ेंगे। तो जिन ठोसों की ज्यामिति
फिक्स होगी, निश्चित होगी, उन ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जिन ठोसों की ज्यामिति फिक्स नहीं होती है उन ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले क्रिस्टलीय ठोस का, जैसे NaCl है तो NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि NaCl के अणु में जो Na का और Cl का स्थान है ये फिक्स है, एक अल्टरनेट तरीके से ये कण व्यवस्थित होंगे। जैसे हमारे पास है अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे रबर हो गया, कागज हो गया, टायर हो गया, ये सभी हमारे क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है, अर्थात इनमें जो कणों की व्यवस्था है ये फिक्स नहीं है कि ये वाला कण यहाँ होगा, ये वाला कण यहाँ होगा। जैसे हम लोग समझे कि NaCl की संरचना क्या होगी, तो NaCl की संरचना में एक Na+ आयन, फिर उसके बाद Cl- आयन, फिर Na+ आयन, फिर Cl- आयन और Na+Cl- इस प्रकार की व्यवस्था है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, इसी प्रकार से Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस प्रकार की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को ही निश्चित ज्यामिति कहते हैं, और जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यदि हम किसी भी स्थान पर देखें तो इसमें अगर 2 डायमेंशन चित्र बना रहे हैं द्विविमी, तो प्रत्येक Na के चारों तरफ 4 Cl- होंगे, कहीं पर भी देखेंगे। इसी प्रकार एक Cl के चारों तरफ अगर देखेंगे तो इसके चारों तरफ 4 Na+ होंगे, अर्थात इनकी ज्यामिति क्या है फिक्स है। अगर अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति देखें तो मान लें कि रबर है तो इसमें कुछ छोटे अणु हैं और कुछ बड़े अणु हैं, तो इसमें कुछ छोटे बड़े इस प्रकार से अणुओं की व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था होती है यह कहलाती है अक्रिस्टलीय ठोस की। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये बड़ा अणु हो, इसके जस्ट पास में 2-3 छोटे अणु हो, उसके जस्ट पास में 2-3 बड़े अणु हो, कुछ भी व्यवस्था होगी, इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में एग्जाम्पल इसका लें तो हम लोग जाते हैं विद्यालय में, अगर विद्यालय में रोल नंबर वाइज बैठाने की व्यवस्था हो गई कि पहला रोल नंबर का बच्चा यहाँ बैठेगा, दूसरे रोल नंबर का बच्चा यहाँ बैठेगा, तीसरे रोल नंबर का बच्चा यहाँ बैठेगा, अगर ये फिक्स स्थान हो गए, डिसाइड हो गए, तो इस प्रकार से बैठाने की जो व्यवस्था होगी वही व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगी। और यदि विद्यालय में क्लास में बैठाने की व्यवस्था किसी भी तरीके से की, जो बच्चा जब आए जहां आए वहां पर बैठ जाए, अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो इस व्यवस्था को ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो पहला वाला कि एक निश्चित पैटर्न में रोल नंबर वाइज बैठाने की व्यवस्था वो क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा कि किसी भी पैटर्न में जो बैठाने की व्यवस्था है, चाहे जहां जो बच्चा आ रहा है वो वहां बैठ रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोस की होती है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि जैसे प्रेयर हो रहा हो, यदि प्रेयर हो रहा हो तो पंक्ति वाइज हम बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। एक पंक्ति में 6 के बच्चे, एक पंक्ति में 7 के, एक पंक्ति में 8 के और एक पंक्ति में 9 के। इस प्रकार से जो व्यवस्था होगी कि यहाँ पर देखें तो 6 के बच्चों का गुण मिल रहा है, दूसरी पंक्ति में देखें तो 7 के, ऐसे 10 वाले पंक्ति में देख रहे हैं तो 10 के बच्चों का गुण मिल रहा है, तो ये एक निश्चित व्यवस्था हो गई प्रेयर कराने की। इस प्रकार की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस की होगी। वैसे प्रेयर हो रहा है तो केवल कद के हिसाब से खड़ा कर रहे हैं, हम लोग लाइन लगा रहे हैं, पंक्ति लगवा रहे हैं, तो वहां पर छोटे बड़े बच्चे, तो पूरे बच्चों को देखेंगे तो केवल और केवल ये पता चलेगा कि केवल और केवल विद्यालय के बच्चों की व्यवस्था है, अर्थात अणुओं की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या विद्यालय में प्रेयर वाला जो कंडीशन है एक पैटर्न में, वो क्रिस्टलीय ठोस। और दोपहर के टाइम, लंच के टाइम जैसे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं या छुट्टी के टाइम घर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यदि हम किसी स्थान से देखेंगे तो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के बच्चे खेल रहे हैं या विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं, उनमें कोई गुण नहीं मिलेगा, कहीं छोटे बच्चे होंगे, कहीं बड़े बच्चे होंगे, तो कोई पैटर्न नहीं है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह अक्रिस्टलीय ठोस होती है। चलते हैं दूसरे गुण पे पढ़ते हैं कि दूसरा गुण क्या है।
तो दूसरा है गलनांक के आधार पर। गलनांक ये है गुण, और इधर क्रिस्टलीय ठोस, और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो गलनांक के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है, अर्थात इनमें एक निश्चित टेम्परेचर देंगे तब ये ठोस अवस्था के अणु द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे। तो इनका गलनांक निश्चित होता है। जैसे अगर हम लोग लें कि NaCl का गलनांक क्या होता है, तो NaCl का गलनांक 801 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम नमक को 801 डिग्री सेल्सियस या 800 से ऊपर के ताप पर गर्म करेंगे तो नमक के अणु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। और अक्रिस्टलीय ठोसों का इनका गलनांक फिक्स नहीं होता, ये एक निश्चित परास में पिघलते हैं। इनका गलनांक अनिश्चित होता है। ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। जैसे हम लोग लें कि टायर का गलनांक क्या होगा, तो टायर का गलनांक, जैसे टायर का गलनांक 1100 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब यदि हम टायर को गर्म करते हैं, चलाते हैं, तो देखे होंगे कि कुछ पार्ट धीरे धीरे पिघलता है, कुछ पार्ट धीरे धीरे जलता है, कुछ पार्ट ऊपर के गर्म होते हैं। तो वो एक निश्चित परास के बीच में, टेम्परेचर के परास के बीच में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, अर्थात इनका गलनांक फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ते हैं विदलन गुण। विदलन गुण, विदलन का मतलब अलग करना या काटना। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार औजार से काटते हैं तो ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़े का जो सरफेस प्राप्त होता है, सतह होता है, वो चिकना होता है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनको अगर धारदार औजार से काटते हैं तो जो प्रत्येक टुकड़े का सरफेस होता है वो खुरदुरा होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर, किसी धारदार औजार से काटने पर इनकी जो सतह मिलती है वो खुरदरा, और इनका जो सतह मिलता है वो चिकना होता है या सपाट होता है। तो विदलन गुण में किसी धारदार औजार से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, तथा प्रत्येक टुकड़े का सतह चिकना होता है। आगे, प्रत्येक टुकड़े का सतह खुरदरा होता है। अगर इनको हम लोग किसी धारदार औजार से काटें तो जो नया सतह मिलेगा, अगर उस पर हम हाथ फेरेंगे तो ऐसा रेसे टाइप से पता चलेंगे, अर्थात लगेगा कि कुछ खुरदरा टाइप से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रकृति, नेचर के आधार पर। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, और ये जो होते हैं यह आभासी ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। नेक्स्ट है अवयवी कणों की
व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी व्यवस्था के होते हैं। अर्थात अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों को जोड़ करके बहुत लंबा श्रृंखला बनाए तो इनसे लंबी श्रृंखला बन जाएगी और ये बीच में टूटेंगे नहीं, जबकि ये लघु परासी व्यवस्था वाले होते हैं। लघु परासी व्यवस्था होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों का जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो लघु परासी होती है और इनकी व्यवस्था दीर्घ परासी। जैसे टायर बना होता है तो देखते हैं कि बीच में उसके सपोर्ट के लिए तार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अगर वो टायर ना लगे हों, तार ना लगे हों उनके बीच में, तो वो इतने लंबी श्रृंखला में चैन नहीं बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके, लास्ट पॉइंट दैशिकता के आधार पर। दैशिकता तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। विषम दैशिक, ये विषम दैशिक होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है उसे समझते हैं। विषमदैशिक का मतलब है कि किसी ठोस का वह गुण जिसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग किनारे से अगर उनके भौतिक गुणों को, जैसे अपवर्तनांक को, प्रतिरोध को अगर मापा जाए तो वो अलग अलग मान प्राप्त हो, तो इस गुण को विषमदैशिक कहते हैं। और समदैशिक, सम का मतलब यह है कि बराबर, दैशिक मतलब दशा यानी कि भौतिक गुण, और विषम का मतलब होता है असमान, और दैशिक मतलब दशा अर्थात भौतिक गुण। तो समदैशिक का मतलब कि कोई ठोस है, यदि उसमें भौतिक गुणों को, जैसे अपवर्तनांक को, प्रतिरोध को अलग अलग स्थितियों से मापा जाए तो सेम प्राप्त हो, समान प्राप्त हो, इस गुण को समदैशिक कहते हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग समझें तो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था है। एक बार हम लोग इस स्थिति पर मापें, जब इस स्थिति पर माप रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके एक तरफ Na+ फिर Cl- Na+ Cl- इस प्रकार की व्यवस्था है, और इस लाइन के एक तरफ Cl- Na+, Cl- Na+ इस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरे तरीके से मापें, सपोज इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब मापें तो हम लोग देखें कि इसके ऊपर Cl-, इसके ऊपर Cl-, Cl-, और इसके नीचे Na+, इस प्रकार की व्यवस्था है। यहां माप रहे हैं तो Na+, Cl- दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, इधर से माप रहे हैं तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अर्थात अलग अलग तरीके से इनमें भौतिक गुणधर्म अलग अलग प्राप्त होगा। यदि हम लोग व्यवस्था देखें, जैसे अभी समझे कि पंक्ति में प्रार्थना कराते टाइम जो बच्चों को खड़ा करने की व्यवस्था थी वो क्रिस्टलीय ठोस थी। अब कक्षा एक पंक्ति के आगे खड़ा हुए तो उस समय दिख रहा है कि क्लास 10th के बच्चे हैं, दूसरे पंक्ति में खड़ा हुए तो दिख रहा है कि क्लास 12th के बच्चे हैं। तो दो स्थानों पर जाने पर गुणधर्म अलग अलग प्राप्त हो रहा है, इस गुण को ये विषमदैशिक कहते हैं। और जो हमारे पास ये है, यहाँ से हम लोग इधर से मापे तो देख रहे हैं कि छोटे बड़े क्रिस्टल इधर हैं, इधर से मापे देख रहे हैं कि इसके इधर छोटे बड़े क्रिस्टल हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया इंटरवल में खेलते टाइम बच्चों का, अगर हम इंटरवल में बच्चे खेल रहे हैं तो छत के कोनों पर जाएं, एक कोने पर खड़े होकर के उन बच्चों को देखें तो दिखेगा कि केवल और केवल बच्चे खेल रहे हैं विद्यालय के। ये नहीं पता चलेगा कि 10 के बच्चे, 9 के बच्चे, 8 के बच्चे। दूसरे कोने से खड़े होकर के देखें तब भी दिखेगा कि बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड में विद्यालय के। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही समदैशिक अर्थात समान, हर एक एंगल से देखने पर समान गुणधर्म प्राप्त होता है। चले विषमदैशिक और समदैशिक की परिभाषा देखते हैं।
समदैशिक। समदैशिक क्या है? यदि किसी ठोस के भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोध इत्यादि, यदि किसी ठोस के भौतिक गुणधर्म अलग अलग प्रकार से मापने पर समान प्राप्त होता है, तब ठोस के इस गुण को समदैशिक कहते हैं। समदैशिक कहते हैं। सभी अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विषमदैशिक। विषमदैशिक यदि किसी ठोस के भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोध इत्यादि अलग अलग प्रकार से मापने पर अलग अलग प्राप्त होता है, तब ठोस विषमदैशिक कहलाते हैं। सभी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यह हमारा समदैशिक और विषमदैशिक का परिभाषा हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा। पढ़ाई कीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम पर डे लाते रहेंगे। थैंक यू।